बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। और आज जुमेरात का दिन 24 फरवरी सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको करते हैं एक बार फिर खुशामदीद, एक बिल्कुल करारी और फ्रेश एपिसोड के साथ। और प्रोग्राम का आगाज होता है सुबहनामा के साथ। बड़ी जनाब गरम गरम खबरें हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं वजीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तारीखी दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं और वहां पर मॉस्को में रेड कार्पेट इस्तकबाल उनका किया गया। रूस के डिप्टी वजीर खारजा एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वहां पर रिसीव किया। इमरान खान साहब को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, साथ में भरपूर इस्तकबाल किया गया। हमने वहां पर देखा मॉस्को एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान एयरपोर्ट से होटल पहुंचे, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई उनके दौरे के हवाले से। उनका 2 रोज़ा ये दौरा है। साथ में आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात भी होगी, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, इस्लामोफोबिया, यूक्रेन का जो मसला है उस पर गुफ्तगू होगी खास तौर पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगी और मुलाकातें होंगी दोनों ममालिक के दरमियान। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, उम्मीद है रूस से ताल्लुकात में पाक अमरीका मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा और हर मुल्क की जिम्मेदारी है पुतिन के ख्यालात के खिलाफ आवाज उठाए। पाकिस्तान को यूक्रेन पर रूसी हमले पर अपनी हुकूमत अमली से आगाह कर दिया है। बिल्कुल, सुबह में अगली खबर हम आपको ये शामिल करके बताएं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, और FATF का जायजा इजलास आज शुरू होगा। ग्लोबल कॉर्पोरेशन रिव्यू ग्रुप 2018 से अब तक की रिपोर्ट का मुआयना करेगा। साथ में आपको ये बताएं कि अमल दरामद रिपोर्ट में 4 शोबों की कारकर्दगी देखी जाएगी। वो 4 शोबे कौन कौन से हैं? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदाम, अदालती कार्रवाइयां, साथ में पुलिस मॉनिटरिंग और दीगर अमूर मुआयने में भी शामिल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। उधर हुकूमत ने अपने 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर होने का दावा किया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जनाब बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। ये तो बिल्कुल अब बयान तो इस किस्म के सामने आ रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे और बोलियां लगाई जा रही हैं और ये हम नहीं होने देंगे। यही कहा है फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा ये बड़ा शर्मनाक है और हम नहीं चाहते, ना जो है वो इनमें जुर्रत है अगर तो वो कल ही अदम एतमाद लेकर आए, और अगर कल नहीं लाते इसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हम लोग नहीं होने देंगे। और एक और खबर है, लेकिन गालिबन थोड़ा बेहतर खबर भी है। 110 अशिया पर रियायती टैक्स खत्म करने का एजेंडा तैयार हो गया है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF से 4 मार्च को हतमी मुज़ाकरात शुरू होंगे। बिल्कुल, साथ में आपको ये बताएं कि इसमें क्या क्या शामिल है। ज़राअत, पुरज़रात, डेयरी मसनूआत, पैकेजिंग और स्टेशनरी की जो आइटम्स हैं वो इसमें शामिल है। साथ में मुज़ाकरात के बाद मिनी बजट या सालाना बजट के जरिए इसका इतलाक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सुबहनामा में दीगर खबरें शामिल करें। बिल्कुल आगे बढ़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो रशिया का दौरा है उसके हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सुबहनामा शाहजेब ने इस तरह कहा, यहाँ पर खत्म हुआ लेकिन सेगमेंट पहले शुरू हो रहा है। यूक्रेन तनाज़े में मज़ीद शिद्दत आ गई है। रूसी पार्लियामेंट ने मुल्क से बाहर फौजी ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यूक्रेन तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। साथ में सदर पुतिन यूक्रेन के अलग होने वाले इलाकों में रूसी फौज तैनात कर सकेंगे। साथ में पूरे इन मामलात पर आलमी ताकतों ने सख्त रद्द-ए-अमल अपना जाहिर किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान बाकायदा तौर पर किया गया है और इस पर शुरू भी किया जा रहा है। ये पाबंदियां लगाई भी जा रही हैं। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक अहम दौरे पर हैं, रूस को पहुंचे हैं। वहां जैसे हमने बताया उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। बड़ा अहम दौरा है ये। उनकी 1-on-1 मुलाकात होगी सदर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन साहब से, और साथ में वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात हैं वो भी होंगे। तो ये दौरा कितना अहम है इस पूरे माहौल में, रूस में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, पाकिस्तानी क्या कहते हैं जो वहां रहते हैं, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए हमने राब्ता किया मॉस्को में मौजूद नुमाइंदे 92 न्यूज शाहिद घुमन साहब से। उनसे मजीद जानेंगे। जी शाहिद साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज़ रूस पहुँच चुके हैं। आज का दिन वज़ीर आज़म के दौरे का बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज दिन 1 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी इस्लामिक मस्जिद कैथेड्रल मस्जिद का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम रूसी क़यादत बशमूल नायब वज़ीर आज़म, रूसी सरमायाकार और ताजर मुलाकातें करेंगे। सदर पुतिन से मुलाकात में वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी अमूर और ख़ित्ते के अमूर पर
पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में रूस पाकिस्तान दो तरफ़ा तल्लुकात खुसूसन तवानाई के शोबे पर बातचीत होगी। इस्लामोफोबिया और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। वज़ीर आज़म का दौरा रूस और पाकिस्तान के दो तरफ़ा तल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेगा, जबकि जहाँ तक यूक्रेन कशीदगी और रूस पर पाबंदियों का आपने सवाल पूछा है, इस पर मैं ये कहूँगा कि रूस को इन पाबंदियों की कोई परवाह नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का कहना है कि हम पाबंदियों के आदी हो चुके हैं। रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों का पाकिस्तान वापसी का कोई इरादा नहीं है। कशीदगी और पाबंदियों से रूस की मईशत पर उतार चढ़ाव तो ज़रूर आएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों के कारोबार मुतासर होने का कोई खदशा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा, आपने वक्त निकाला। खुशामदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के बाद एक तरफ रूस पर आलमी पाबंदियां लग रही हैं, जंगी माहौल में रूस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का दौरा रूस, ये किस अहमियत का हामिल है? देखें, दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इस बात की अक्कासी करता है कि दुनिया ने बेश वक्त अक्सर औक़ात जो सैंक्शंस लगाई गई हैं दुनिया की तरफ से, वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स होती हैं। इसके अलावा ये इस बात की अक्कासी भी करता है कि इस वक्त इस खित्ते की सलामती का मरकज़ जो है इलाकाई तावन और इलाकाई ताकतों के दरमियान है। यही वजह है कि इसके लिए जो इलाकाई ताकतें हैं उनके दरमियान तावन को बरकरार रखना ना सिर्फ अहम है, बल्कि इसके साथ साथ इस खित्ते के अंदर अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए एक कलीदी किरदार अदा करेगा। राइट। लेकिन हमारे साहब यहाँ पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान पर, उस पर नज़र डालना, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा है रूस का, इसके बाद क्या कोई असर पड़ सकता है पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी? ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान ने बड़ी वाज़े जो है इनफरादी हिकमत अमली इख्तियार की है, जहाँ भी अमरीकन मफादात का ताल्लुक़ आया है। कितनी हद तक ये अमेरिका के लिए बेहतरी, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बनेगा और कितनी हद तक ये मुश्किलात में इजाफा करेगा, वो इस बात पे मुनहसर है कि हम ये कितनी हद तक ये बात वाज़े कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर कि इस वक्त इलाकाई ताउन और सलामती को बरकरार रखने के लिए या उसको फ़रोग़ देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इलाकाई ताकतें न सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करें, बल्कि इसी बुनियाद के ऊपर दो तरफ़ा ताल्लुकात को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे नहीं ख्याल से कि अमेरिका को जो है इसको एक मनफी अंदाज में देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि पिछली 2 दहाइयों से अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ जितने ताउन बरकरार रखे हैं, उसके बाद पाकिस्तान हक पा जाने पर कि अपनी इलाकाई ताकतों या बिलखसूस जो खित्ते की बड़ी ताकतें हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को ना सिर्फ इस्तवार करे, बल्कि इसके साथ साथ ये बात वाज़े करे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तमाम तर असरात और तमाम तर जो इस वक्त तासुब है बैनुल-अक़वामी, उससे बरअक्स एक इनफरादी पॉलिसी की बुनियाद पर आगे चलने की न सिर्फ हैसियत रखती है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के पास वो ताकत भी मौजूद है। साथ में मारिया जी ये भी ज़रूर बताइएगा कि यूक्रेन और रूस की जंग में पाकिस्तान किसका साथ देगा? और दूसरा सवाल साथ में यही है कि क्या पाकिस्तान दोनों ममालिक के बीच में क्या किरदार अदा कर सकेगा? पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिस नौइयत की जंग है और जिस तरह जो है तमाम मफरूज़ा बना है, इसमें इस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान जो तनाज़ा है ताकत के लिहाज से और असर रसूख के लिहाज से, ये इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो तनाज़ा देखने में नज़र आ रहा है उसकी सूरत में उभरा है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर कोशिश करेगा कि इस जंग के अंदर जो है किसी तरह मुदाखलत ना करे और कोई तरफ यानी कि एक या दूसरी तरफ ना जाए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस के बाद ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तरजीहात रूस के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान रूस के साथ इस सिलसिले में खड़ा है। लेकिन मारिया साहिबा, जंग की सूरत में अगर 2 बड़े ममालिक 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं तो हालात कितने संगीन हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों ममालिक जो है इसके लिए एक बड़ी जंग लड़ेंगे।
क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अभी जो मशरक़ी यूक्रेन है उसमें रूसी अफवाज एक नुक्ता नज़र के मुताबिक दाखिल हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो नेटो की तरफ से रिस्पॉन्स आना था वो नहीं आया। ये बात ज़रूर है कि बहुत सारी सेबर रेटलिंग होगी, बहुत सारे बयानिए ज़रूर आएंगे, लेकिन क्या इसके लिए सचमुच नेटो और अमेरिका जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे रूस के साथ? मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे बाहमी मफादात एक दूसरे के ताउन के साथ मुंसलिक हैं, चाहे उसके अंदर एनर्जी का मसला है, चाहे उसके अंदर एक हकीकी मायनों में एक ऐसी जंग जो यूरोपियन सॉइल के ऊपर लड़ी जाएगी या वो अमेरिकन सॉइल पर लड़ी जाएगी, यानी कि अमेरिकन सरजमीन पर लड़ी जाएगी। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो इस वक्त यूक्रेन के लिए अमेरिका या नेटो की अफवाज लड़ने तैयार नहीं होंगी। और मौर्य साहब ये भी बताएगा अफगानिस्तान की जंग से पाकिस्तान ने क्या सीखा है और क्या अब हम किसी एक मुल्क से जुड़ने के बजाय कसीरुल मुल्क की पॉलिसी में दिलचस्पी रखनी चाहिए हमें? देखिए, अफ़गानिस्तान से जो चीज़ हमने सीखी है कि हमने कसीरुल मुल्की की पॉलिसी इख्तियार की अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर। हमने बैनुल-अक़वामी जो भी नुक्ता नज़र था उसके साथ चलने की कोशिश की, लेकिन जो उसके मज़ामरात पाकिस्तान के ऊपर आए हैं ये इसके बरक्स थे। पाकिस्तान ये बात समझता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने दो तरफ़ा मफादात और आपके अंदरूनी मफादात और मुल्की मफादात के तहत करनी पड़ती हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें आप बैनुल-अक़वामी जो भी प्रेशर है उसके मुताबिक आप आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप बैनुल-अक़वामी तरजीहात को अपनी तरजीहात के ऊपर फ़ौक़ियत देते हैं तो फिर आप किसी सूरत ना दो तरफ़ा ताल्लुकात को संभाल सकते हैं और ना ही बैनुल मुल्की यानी कि कसीरुल मुल्क जो पॉलिसी है उसको जो है आप फ़रोग़ दे सकते हैं। किसी भी पॉलिसी की ज़िंदा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ख़द व ख़ाल से वाकिफ़ हों और उसके लिए वो तमाम इक़दाम करें जो ज़रूरी हैं। पाकिस्तान जब तक अपनी तरजीहात के मुताबिक अपनी ख़ारजा पॉलिसी को नहीं बनाएगा तब तक पाकिस्तान के लिए ये मसाइल रहेंगे। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है कि अपनी पॉलिसी को कसीरुल मुल्क बनाए और इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की तरजीहात को वुसअत दे अपनी इलाकाई और गैर इलाकाई ताकतों के दरमियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी हमारी सुल्तान साहिबा तज्ज़ियाकार हैं, और जिस तरीके से पूरी जो सूरत हाल बनती जा रही है इस वक्त पाकिस्तान का भी एक अहम दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, साथ में जो रूस और यूक्रेन के मामलात है उस पर जो तज्ज़िया है वो आपने पेश किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये तो हो गया हमारा पहला सेगमेंट जिसमें ये बात करना बहुत ज़रूरी थी कि जो इस वक्त हालात बनते जा रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दौरा इस वक्त उनका जारी है रूस का, वहाँ पर क्या मामलात बनने जा रहे हैं या पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं या इसमें सूरत हाल ओवरऑल क्या बनती जा रही है, इस पर तो बात हो गई। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वापस सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की बात करते हैं क्योंकि एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल आ रही है और स्पेशली कराची वालों के लिए आ रही है। अब तक हम ग्रीन लाइन के वाले से भी बात कर रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे, और अब रेड लाइन की भी जनाब कुछ खबरें आ रही हैं कि उसका भी आगाज होने वाला है। BRT रेड लाइन पर भी जल्द काम शुरू होगा, ये नई खबर आई है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि सफरी सहूलियात बेहतर होने जा रही हैं और नई सफरी सहूलियात पैदा हो रही हैं, मयसर आ सकेंगी तमाम शहरियों को, कराची वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है वाकई कराची वालों के लिए, खासतौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है उनके भी कुछ बयानात सामने आए हैं इस BRT को लेकर। जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि मलीर हॉल्ट डिपो से मौसमियात तक BRT रेड लाइन के पहले लॉट पर 14 अरब रुपए से तामीराती काम शुरू करने की तजवीज़ की, जो बाज़ाब्ता मंजूरी है वो दे दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, और कहा है कि इन्हें यकीन करना पड़ेगा कि हमें जंगी बुनियादों पर काम किया जाएगा ताकि 2.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ट्रांस कराची प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है KBRT प्रोजेक्ट को जनाब शहर के इलाकों से गुजरते कॉरिडोर को बेसिकली शहरी इलाकों से गुजरते हुए, यानी कि हम लोग भी ट्रैवल कर सकेंगे। शाज़िब, मेरा ख्याल है हम सब लोग उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, तमाम कराची के शहरी मुस्तफीद हो सकते हैं और बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ हमने ग्रीन लाइन मंसूबा जो मुकम्मल होते देखा है और अब बाकायदा तौर पर उस पर लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर ये रेड लाइन भी मुकम्मल हो जाता है, ये नहीं पता कब होगा क्या होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो उसमें भी शहरी काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ में आपको बताएं कि KBRT प्रोजेक्ट कॉरिडोर शहर के शहरी इलाकों से गुजरता है जो मलीर हॉल्ट से शुरू होता है, साथ में मलीर कैंटोनमेंट, सफूरा, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश से होता हुआ टावर पर
खत्म होता है। वेरी गुड, यानी कि कहीं बीच में हम लोग यूनिवर्सिटी रोड से और या तो फिर कहीं और बीच में टावर तक का रास्ता जरूर करते हैं। टावर पे आपने अपना पूरा प्लान बना लिया? मैं बड़ा प्लान बना लिया कहाँ पे हम जा सकते हैं, क्योंकि पहली लॉट पर काम शुरू मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए मशीनरी को मलीर हॉल्ट में मुंतकिल किया जा रहा है। और BRT रेड लाइन 25 किलोमीटर तवील कॉरिडोर है बेसिकली। आपको पता है कि इससे 3 लाख मुसाफिर डेली सफर कर सकेंगे। डेली? बिल्कुल 3 लाख से ज्यादा होगी। तो आसानी कितनी होगी शाहज़ेब, मैं तो ये सोच रही हूँ। रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख से जायद मुसाफिर सफर कर सकेंगे इस बस से और इस रेड लाइन से फायदा उठा सकेंगे। और जिस तरीके से माया बता रही कि 25 किलोमीटर तवील कॉरिडोर है ये, और साथ में मंसूबे के मुताबिक इस मंसूबे के लिए 240 बसें खरीदी जाएंगी और उनके प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2023 के आखिर तक दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो जबरदस्त खबर हो गई। और एक और जबरदस्त आपको बात बताएं, आपने कभी एग्जीबिशंस देखी होंगी अम्माओं के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, कुलीग के साथ आप गए होंगे। ऑफ कोर्स भाई आदमियों को बड़ा चिड़ होती है जब भी वो खवातीन के साथ जाते हैं कि शॉपिंग करने के लिए कि भाई बाहर करेंगी, जबकि उन बाजारों में आदमी भी बेच रहे होते हैं, खवातीन भी बेच रही होती है। लेकिन एक ऐसा बाजार है शाहज़ेब जहाँ पे सिर्फ खवातीन दुकानदार। अच्छा, ये कौन सा बाजार है? बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची में जनाब खरीदार सिर्फ खवातीन हैं, बेचने वाली खवातीन है। कराची में मेमन कम्युनिटी ने एक ऐसा बचत बाजार लगाया है जिसमें घर से बैठकर कारोबार करने वाली खवातीन को अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का मौका मिला। और चटपटे खानों से लेकर ज्वेलरी से लेकर मलबूसात और हैंडीक्राफ्ट और पता नहीं क्या क्या इस बाजार का दौरा करने चले? बिल्कुल, अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। कितना अर्सा हो गया, क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं और अब तक कैसा रिस्पांस है? 1.25 साल हो गए मुझे इस काम को और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं आइसक्रीम भी बनाती हूँ सीज़न में। सर्दियों का सीज़न आता है तो मेरे डेट ट्रफल्स हैं, माश की दाल की मिठाई होती है हमारे में, उड़दिया बोलते हैं वो बहुत मेरी मशहूर है। और अंडे की मिठाई मैं बनाती हूँ, वो भी मेरी बहुत सेल होती है। और आइसक्रीम है, पुडिंग मेरी जाती है, कैरेमल पुडिंग मेरी बहुत मशहूर है। जो लोग एक दफ़ा खाते हैं वो ज़रूर दोबारा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो चीज़ें बना रही हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, और सबसे ज़्यादा तारीफ़ की बात इनकी हिम्मत है, इनका हौसला है जो इन्होंने काम किया है। इनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो अपनी मामा का किस तरीके से साथ दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी वालदा के लिए किसी बेटे से कम नहीं हैं। कब फैसला किया कि बस अब मामा का साथ देना है और उनके कारोबार को आगे बढ़ाना है? बस हम स्टार्ट से ही साथ थे। पहले तो शौक़ था तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन जब नीड हुई तो फिर सीरियस हो गए। हम लोग अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाते तो हम पहले भी थे, लेकिन ये कि अब फूड सेफ्टी, हाइजीन, हैसअप, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमें किसी को डिलीवर करना है तो मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल हाइजीनिक हो। तो हम उस हिसाब से काम करते हैं और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं कि भाई हम जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल हाइजीनिक है। क्यों फैसला किया कि बस यही आर्ट की तरफ आना है? मुझे कुछ इनोवेटिव करना था जो बहुत कम अवेयरनेस हो जिसकी, और बहुत अच्छा भी हो, उसका स्कोप भी बहुत अच्छा हो। अच्छा, इस तरह के इवेंट्स में अपना काम एग्जिबिट करना ये कितना अच्छा है? बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपका पेज वगैरह कुछ है आप जो रन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कब फैसला किया कि आपको ये काम करना चाहिए और क्यों आपने घर बैठ के ज्वेलरी की तरफ आने का फैसला किया? 3 months बिफोर आई स्टार्टेड दिस पेज, और बस ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टाइम मुझे मिला तो मैंने बोला कुछ इसमें प्रोडक्टिव करें, तो मैंने ज्वेलरी का काम इसमें स्टार्ट किया। कुछ डिफरेंट करना था, कपड़े वगैरह की तरफ नहीं जाना था। क्लॉथिंग लाइन बहुत से लोग करते हैं तो मैंने ज्वेलरी स्टार्ट किया।
कोविड के दिनों में बहुत परेशानियां आई थी, मर्दों का बाहर निकलना बंद हो गया था, फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो घर में बैठ के बहुत सारी ख़वातीन ने ये काम शुरू किया, कुकिंग कर रही हैं, रेज़न आर्ट कर रही हैं, क्ले से चीज़ें बना रही हैं या अपना कुछ भी सामान बना के सेल कर रही हैं। तो हमने 24 दिसंबर को यहाँ एक इवेंट किया था, उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि ऐसे इवेंट बार बार होने चाहिए। तो अब यहाँ आपने विज़िट किया होगा, सारी वो ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, अपना हुनर दिखा रही हैं। बुनियादी मकसद ये था कि हम किसी को दें ना, बल्कि देने वाला बना दें। वो कब तक लेते रहेंगे? आप मुझे ये बताइए, जब आते हैं वो हमको मंथली अगर ख़र्चा देते हैं तो हम कब तक ही चलता रहेगा। तो ये है कि वो ख़ुद इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो देने वाले बन जाए, लेने वाला उनका हाथ ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसमें कामयाबी हुई है। मैंने यहाँ से कुर्तीज़ ख़रीदी है, ज्वेलरी वगैरह। अच्छा, मार्केट की निस्बत यहाँ चीज़ें कितनी सस्ती हैं? डिस्काउंट रेट पे हैं यहाँ पे, सबने डिस्काउंट करा हुआ है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके कस्टमर्स बने। एक औरत अगर अनएजुकेटेड भी है ना, तो मैं समझती हूँ उसके पास कुछ तो हुनर होगा। कुछ हुनर नहीं होगा, उसके पास एक बात करने की अच्छी स्पीच थेरेपी तो होगी। वो एक नर्सरी के बच्चे को लेकर ट्यूशन तो लाजमी पढ़ा सकती होगी ना। वो नहीं तो वो सिलाई कढ़ाई तो वो जानती होगी ना। कुछ नहीं तो वो घर का कुछ काम तो पकाना जानती ही होगी ना। तो वो हर काम शुरू कर सकती है, चाहे वो एक बंदे से शुरू करे, बट वो कर सकती है। भाई ये बड़ी अच्छी बात हुई। ये बाजार जाना बड़ा ज़रूरी है और हम एक चक्कर ज़रूर लगाएंगे अगर हमें मौका लगा। लेकिन मौका जो लगेगा आपको वो लगेगा मज़ीद खबरें सुनने को। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ शाहज़ेब और मैं तो कर रहे हैं आपका इंतज़ार। पाकिस्तान में शाहज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रूस फौजी मुख्तलिफ शहरों में जो है वो दाखिल हो चुकी है और अब जो है सिचुएशन जिससे हम बात करते शाहज़ेब, मेरा ख्याल है वो वाली हमारी जो फीलर था कि अब ये अगर ऐसा हो गया, अगर तो नहीं अब तो हो गया शाहज़ेब ऐसा। बिल्कुल ऐसे हालात जो बनते जा रहे हैं, इस पर हम जिक्र कर रहे थे सुबनामा में भी। साथ में आपको ये भी बताएं कि रूसी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के सरहदी इलाकों में नो फ्लाई जोन कायम कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी फौजी एक्शन का भरपूर जवाब देने का भी ऐलान किया है। लेकिन खैर अब जिस तरीके से ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे माहिरीन की जानिब से भी, तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी, हम रोजाना की बुनियाद पर आपको बता रहे थे कैसी खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे थे, जो हालात बनते जा रहे थे, कशीदगी बढ़ती जा रही थी, शिद्दत इख्तियार कर रही थी। तो अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की जा रही है कि यूक्रेन पर कुछ हमले किए गए हैं और मशरकी यूक्रेन के इलाकों में बकायदा धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। बिल्कुल मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं। साथ में ये भी आपको बताएं कि यूक्रेन के जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने ये कहा है कि जी रूस ने यूक्रेन पर अब हमला कर दिया है। साथ में अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने गुजारिश किया कि रूसी सदर जंग से बाज रहे। तो ये तो सारे मामला हैं जो इस वक्त की अपडेट्स हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये देखें, जो हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ये जिक्र करते रहे हैं कि जब अगर जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि जंग छिड़ जाती है, ये हालात खराब हो जाते हैं, कशीदगी इख्तियार कर लिए जाते हैं, तो फिर मामलात खराब होंगे और जो तेल की कीमतें हैं, जो मुख्तलिफ हम आलमी सतह पर कीमतों का जिक्र करते हैं, उसमें इजाफा होगा और इसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, इसके असरात मुख्तलिफ ममालिक पर आएंगे। और यही अब खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन कशीदगी से आलमी मंडी में तेल मजीद अब महंगा हो गया है, जिसके खदशात जाहिर किए जा रहे थे। आलमी मार्केट में ब्रेंट की कीमत $100 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। ओह गॉड, खतरात हैं कि
ऑब्वियसली अगर हालात खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब होंगे तो तेल के दाम आलमी मार्केट में और बढ़ जाएंगे, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में भी नज़र आने का ऑब्वियसली वो एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड पर ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान पर उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो मजीद जो है वो प्राइसेस में बिल्कुल इसका बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। मुसलसल पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ में आपको बताएं कि हम मुख्तलिफ अखबार में भी सुनते हैं कि आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, और जिस तरीके से अब ये भी खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो। लेकिन ये हमारे बहुत सारे सवालात हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये आलमी बहरान जो पैदा हो सकता है, इसके भी खतरात लाहक हैं, इसके क्या असर पड़ेंगे, क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पर भी, और खासतौर पर जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करते हैं तो उसी पर बात करने के लिए, इस मामले को समझने के लिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हमने राब्ता किया है। माहिर माशरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया। सर, जो कशीदगी इस वक्त हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान, जो पल पल की बदलती सूरत हाल हम देख रहे हैं, उस पर हम साथ साथ ये भी जिक्र करते रहे कि कीमतों पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर पड़ता है और अब असर पड़ रहा है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कीमतों में इजाफा हो रहा है आलमी सतह पर, और ये असरअंदाज होंगी यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी, आप ये समझते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी, और ये टेंशन जो है अगर मज़ीद बढ़ती है या कोई रशिया पे सैंक्शंस की बात होती है तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, प्राइसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। $100 ऑलमोस्ट पास आ गया है, $100 पर बैरल। 2014 के बाद जो है ये हाईएस्ट लेवल्स हैं ऑयल प्राइसेस के। बिल्कुल ये मुमकिन है कि कीमतें यहाँ से मज़ीद बढ़ें, और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ऑफ कोर्स रशिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से है ऑयल के और गैस के भी, और साथ साथ जो है पूरे यूरोप को जो है यहाँ से सप्लाई जो है वो जाती है। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर ये बड़ा इशू बनता है तो जो ऑल्टरनेट्स हैं वो इतने इनफ नहीं है कि वो ऑयल और गैस को प्रोड्यूस कर सकें, और ये जो कमी है रूस की या सैंक्शंस की वजह से जो कमी होती है उसको पूरा कर सकते। तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ने की जो है वो वही वाली बात है खुर्रम साहब कि अगर आलमी मार्केट में ऑयल की फी बैरल कीमत $150 हो गई तो फिर पाकिस्तान पर उसका क्या असरात उसके मरतब होंगे और क्या आपको लगता है उसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इशू है भी और हो भी सकता है मज़ीद, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को तो वैसे तंग करते हैं, वैसे प्रॉब्लम होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, कि एक्चुअल इकोनॉमी, ऑन ग्राउंड इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो जाता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या इंपोर्ट्स बहुत बढ़ती हैं, तो हमारे डॉलर्स कम पड़ जाते हैं अपनी जो है ज़रूरियात पूरी करने के लिए। दुनिया से हम जो ट्रेड करते हैं उसमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इंपोर्ट्स को पूरा कर सकें, और रेमिटेंसेस भी उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है। तो डेफिनेटली ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए कि इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, यानी कि बरामदात हमारी बढ़ जाएंगी। बरामदात के साथ साथ हमारे यहाँ जो सर्कुलर डेट है एनर्जी का, वो बढ़ सकता है मज़ीद, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है वो बेसिकली यही है कि हम टाइम पे जो है कीमत अदा नहीं कर सकते बिजली की, और पूरी कीमत अदा नहीं करते और सब्सिडी पे ज़्यादा चलते हैं, या फिर जो है वो चोरियाँ बढ़ जाती हैं अगर बिजली जो है वो कम हो जाए या महंगी हो जाए, महंगाई, और फिर ये सर्कुलर डेट के इशू, फिर उसकी वजह से बिजली का वक्त जो है इंडस्ट्रीज़ को ना मिलना, या मिलना भी तो महंगा मिलना, हाउस होल्ड्स को भी महंगा मिलना, गैस की कीमतें भी अभी बढ़नी है और आगे तो गैस का भी इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन में आना। तो ये जो एनर्जी की महंगाई है ना, एनर्जी इन्फ्लेशन, तो हमने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं की ताकि हम ये कोई इनोवेशंस ला सकें, कोई नई प्रोग्रेस हम ला सकें एनर्जी की जो है वो सब्जेक्ट में, एनर्जी के सेक्टर में। तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, बड़े हमें नुकसान हो सकते हैं, इनके बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं। सर, ये सारी सूरत हाल देखते हुए हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली 12 रुपये कीमत बढ़ गई है तकरीबन फी लीटर पेट्रोल की। तो सर, क्या ये खदशात हैं कि पाकिस्तान में प्राइसेस फिर 200 को क्रॉस कर सकती हैं, 200 तक पहुंच सकती हैं? तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ऑयल कीमतें जो हैं पेट्रोल की 200 तक जा सकें, बट मैं ये कहूँगा कि इससे पहले हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन आ जाए,
थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। ये टेंशन, ये जो एस्केलेशन है या ये जो रशिया और यूक्रेन का मसला है बीच में, अमेरिका का फिर रोल, फिर उसके अंदर नेटो का रोल, और पूरी दुनिया इसमें देख रही है, लगी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आज जो है कोई वॉर, किसी तरह की जंग जो है वो अफोर्ड कर सकता है। मेरे ख्याल में तो वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए और इसमें बड़ी फोर्सेस आएंगी और साथ में मिलकर कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगी। और रशिया शायद खुद भी ना चाहता हो, क्योंकि उसके अपने बड़े स्टेक्स हैं इसके अंदर, और वैसे भी रिलेटिवली आइसोलेटेड इकॉनमीज में से है रशिया हो गया, और फिर और दूसरी इकॉनमीज है। तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट फिर हम पे आएगा, और हमारी जो कीमतें हैं पेट्रोल की और डीजल की, ये बढ़ सकती हैं और डेफिनेटली 200 रुपये तक जा सकती हैं। बट होपफुली ऐसा ना हो कि इकॉनमी का असर बहुत बड़े होंगे। खुर्रम साहब, एक बड़ा अवामी सवाल करना चाहूँगी आपसे कि अवाम को ज़रा प्लीज़ ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की दरअसल वजह क्या है? एक तो एनर्जी की जो है वो इन्फ्लेशन बहुत रही है हमारे यहाँ और होती आई है, और ऑयल प्राइसेस बढ़ गई अब तो ज़्यादा है। और फिर उसके अलावा जो है फूड, जो है खाने पीने की चीज़ें, बेसिक जो फूड है, उसमें हमारे 2, 2.5, 3 साल से फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है हमारे यहाँ। लोकल फैक्टर्स ने भी बहुत प्ले किया है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हमारे यहाँ रहे हैं भी, सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, होर्डिंग के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, स्मगलिंग हो जाती हैं चीज़ें, फिर दोबारा हम इंपोर्ट करते हैं महंगी और फिर उस पर हम सब्सिडीज़ भी देते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हमारे यहाँ फूड की वजह से हुए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की एग्रीकल्चर में उस तरह से, हमने अपने जो सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है, मार्केट्स हमारी स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉफिटेरिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारे यहाँ डिवैल्यूशन बहुत हुई, करेंसी जो है उसकी कदर में कमी काफ़ी हुई हमारे यहाँ। यानी कि आप ये देखें कि पिछले 2-3 सालों में तकरीबन कोई 30-35% रफली 40% तक जो है वो हमारे यहाँ जो है रुपये की कदर में कमी हुई। तो होता ये है, जब भी हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और डॉलर जो है महंगा होता है, तो एक तरह से दो धारी तलवार बन जाती है। डॉलर भी महंगा हो रहा है और चीज़ें जो बाहर से हमें मंगवानी है हर हाल में वो भी महंगी हो रही हैं। तो इन दोनों की वजह से जो लोकल मार्केट है उसको फिर महंगाई, इम्पोर्टेड महंगाई जिसे कहते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, वो भी हमारे यहाँ आई है। तो ये सब चीज़ें मिलकर महंगाई में इजाफा, फिर टैक्सेस का हमारे आए के अंडर है हम। अब देखें आप पेट्रोलियम लेवी पे जो है हमने ऐड किया है, ये टैक्स है ऑफकोर्स पेट्रोल के ऊपर। ये थोड़ा आसान तरीका है कि आवाम से टैक्स मिल जाता है, लेकिन होना ये चाहिए कि जो रिच है, जो अनटैक्सड है, जो टैक्स नहीं है, जो नेट में ही नहीं है, हमारे यहाँ तो 0.5% लोग भी टैक्स नहीं देते। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स एक आम आदमी भी देता है। तो पॉइंट ये है कि टैक्सेस का भी जो है एक जो आपका जस्टिफाइड एक रैशनल तरीका है वो भी हमें करना है, और हमें टैक्स नेट में लोगों को लाना है जो टैक्स नेट में नहीं है, एग्जिस्टिंग पे टैक्स नहीं बढ़ाना। तो ये भी एक रीज़न रहा है। तो ये 3-4 रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा होता है। डोमेस्टिक रीजन हमेशा रहे, उसके ऊपर जब इंटरनेशनल मार्केट में फोर्सेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें एडिशनल आता है। फिर करेंसी की डिवैल्यूशन होती है, करेंसी की कदर में कमी होती है, उसका इम्पैक्ट एडिशनल आता है, और फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, फिर उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ 3-4 रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे महंगाई में इजाफा होता है। अच्छा, साथ साथ खुर्रम साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएंगे। कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि IMF के साथ मीटिंग भी होने जा रही है, तो इस बार IMF क्या नए टास्क देने जा रहा है हमें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नए टास्क होंगे। डेफिनेटली हम प्रोग्राम में हैं तो चैलेंजेस हैं, और जो आपको पैसे देता है वो डिक्टेट भी करता है, और मेरे ख्याल में कुछ रीजंस ठीक भी होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते। ठीक इस तरह से होते हैं कि हमने वाकई अपनी जो है इकॉनमी को मैनेज नहीं किया। पिछले 30 साल से 35 साल से हमारे यहाँ जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती गई हैं, और महंगाई में भी इजाफा तो किया है, ग्रोथ भी कम रही है, टैक्सेस भी सही जगह से कलेक्ट नहीं किए, उनको खर्च भी उस तरह से हमने नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। तो प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फाइनेंशियल जो हमारी मैनेजमेंट है, जो फिस्कल साइड है, उसमें हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। इस गवर्नमेंट को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मिले हैं। पिछली गवर्नमेंट के चैलेंजेस अलग थे, उससे पिछली गवर्नमेंट के चैलेंजेस और थे, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती गई। तो IMF का ऑफकोर्स अब ये स्टांस होता है कि पहले आप ये एक्शन लें, पहले आप डिसीजन लें, फिर हम आपको पैसे देंगे। पहले तो ये होता था कि पैसे मिल जाते थे और साथ में कहा जाता था कि ये काम कर ले साथ में, वो हमने नहीं किया। हमने IMF प्रोग्राम कोई 22-23 प्रोग्राम किए और हमने ज़ाहिर किए ऑलमोस्ट, अदरवाइज ये हाल ना होता हमारा। और IMF हमें ज़बरदस्ती तो नहीं कहता पैसे ले लें, लेकिन ये कि हमें खुद देखना है कि हम अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कितना अच्छा कर सकते हैं। बल्कि अपॉर्चुनिटी मैं तो कहता हूँ इसको कि आपको कोई पैसे दे रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उस पैसे को सही इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरी करें, उसको वापस भी दें। तो ये हमारे सोच थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें प्रॉब्लम है। हमें अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में IMF से शायद कोई ऑलरेडी उन्होंने चीज़ें जो कहीं थी वो हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। आपके स्टेट बैंक का बिल पास हो चुका है, आपकी
इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, आपके यहाँ एक्सटर्नल अकाउंट में आपकी जो करेंसी है वो एडजस्ट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है डिसीजन हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कुछ बहुत नई चीज़ होगी, लेकिन हाँ हम प्रोग्राम में हैं तो टफ इन्वायरमेंट रहेगा, सख्त हमें जो है फैसले करने पड़ेंगे। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो हर कोई आके हमसे डिक्टेट तो करेगा जो हमें पैसे देगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला और हमारी रहनुमाई फरमाई। ऑब्वियसली बढ़ती हुई महंगाई, मिनी बजट, आने वाला सालाना बजट, बहुत सारे सवाल आते हैं ऑब्वियसली जो हम आने वाले वक्तों में आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ। वी विल बी राइट बैक। मुसलसल अगर आप जद्दोजहद करें, आप अपना गोल जहन में रखें, आपके पास रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रीम कर सकते हैं और उस ड्रीम को सच यानी ख्वाब को सच करने की ताकत नहीं रख सकते। देखिए ताकत करने वाली ज़्यादा ऊपर वाले की, लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि एक दिन मैंने ये हासिल करना है और मेरा हर कदम उसकी तरफ बढ़ रहा है, मेरे उस गोल की तरफ बढ़ रहा है, मेरे उस ख्वाब की तरफ बढ़ रहा है। तो शाहजेब कैसे होता है ऐसे? और जब मेहनत की जाए, मुस्तकिल मिजाजी हो तो मंजिल मकसूद तक पहुंचा जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल जो हमें मिली है उनका हम जिक्र करते हैं। कोयटा की मारिया शमून ने, जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात का सामना किया, तमाम मुश्किलात देखी, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती रही और उन्होंने ना सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया है बल्कि इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि पहली पोजीशन भी हासिल की। माशाल्लाह, मुबारकबाद। मारिया के वालिद ड्राइवर हैं, माशाल्लाह से अल्लाह उनका साया आप लोगों पे सलामत रखे। उन्होंने 8 बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम दिलाने के लिए वो खुद कितने कॉम्प्रोमाइज़ करता है एक बाप या अपने वालदैन, ये वालदैन का दर्द ही जानते हैं। लेकिन बच्चे जब परवान चढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, तो उनके लिए उससे फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। हमें ज्वाइन किया है आज हमारे साथ मौजूद मारिया शमून, जो कि फ़ख्र हैं अपने वालदैन का, हमारे मुल्क का, हम सब का। हमें ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया मारिया, थैंक यू सो मच। मारिया, पहले तो बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद। और ये आसान नहीं रहा होगा, शाहजेब ने अभी जिस तरह से कहा है बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात या चैलेंजेस क्या आपने देखी? खैर मुबारक, और मैं भी आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया है और आपके प्यार के, आपके हौसला अफजाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस सफ़र में आने के लिए मुश्किलात तो ज़ाहिरी बात है। जब मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया तो मेरे पास उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मास्टर्स मैंने किया हुआ था और अब मुझे मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना था। तो मैंने सोचा कि मैं CSS करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पर आप बहुत से लोगों के लिए मशअले राह बनते हैं। जैसे कि अब मैं इस ओहदे पे जब फाइज हुई हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए, बहुत से नौजवान बेटे बेटियों के लिए, उनके लिए मैं एक रोल मॉडल बनी हूँ कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया 2015 में और आज 2022 है, तो इस टोटल अगर अरसे को काउंट किया जाए तो ये 7 साल थे। उस 7 साल में एक के बाद एक नाकामी, और वो भी पहले से बुरी तरह नाकामी। और फिर इस बात का भी यकीन नहीं था मुझे कि पता नहीं आखिरी बार भी कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन मैंने इस सफ़र को छोड़ा नहीं, मैं उसके पीछे लगी रही। और जैसे एक नेल्सन मंडेला की एक कोट है, सॉरी, जैसे नेल्सन मंडेला की एक कोट है, वो कहता है कि जो जीतने वाला होता है ना, वो ख्वाब देखने वाला होता है जिसने कभी अपने ख्वाब को छोड़ा नहीं होता। तो मैं ऐसी एक जीतने वाली हूँ जिसने अपनी ख्वाब का कभी पीछा नहीं छोड़ा था और अपने ख्वाब के पीछे लगी रही, बुरे से बुरे तरह नाकाम होती रही और बार बार उसी जगह पे खड़े होना जहाँ पे आपने पहले नाकामी देखी है। तो मतलब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि एक बेवकूफ़ी है। जब आपने इतनी दफ़ा ट्राई कर लिया है तो आपके लिए शायद खुदा ने ये नहीं रखा, लेकिन मुझे उन दुआओं पे भी भरोसा था जो मैं कर रही थी और मुझे पता था कि खुदा जो है ना वो इंसाफ करने वाला है और मेहनत जो है ना उसकी भी एक ताकत है कि वो अपने आप को मनवा के रहती है। तो उस मेहनत के बलबोते पे और मेहनत को कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है और आपकी ये हिम्मत थी, आपकी मेहनत भी थी, साथ में मुस्तकिल मिजाजी भी थी कि आप इस मंजिल पे पहुंचने में कामयाब हुई हैं यकीनी तौर पर। लेकिन जो 7 साल का आपने जिक्र किया है 2015 से लेकर 2022 तक का,
यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरा होगा, आपके लिए तमाम चीज़ें करना, पढ़ना, अपनी लाइफ के साथ साथ तमाम मुश्किलात के साथ साथ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन कोशिशों को कैसे आप सराहती हैं जो आपके वालिद ने की, या ख़ास तौर पर आप उनको क्या कहना चाहती हैं आज? मेरे वालिद ने जो मेरे लिए, मेरी वालदा ने, मेरे वालिद ने जो कोशिशें की, उनको तो मैं इस कामयाबी से कभी भी अलग कर नहीं सकती, क्योंकि अगर उनका साथ ना होता तो मेरी अकेली की मेहनत कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ना एक लड़की इस माशरे में, ये एक थोड़ा कड़वा सच है कि अगर करना भी चाहे तो शायद अकेली नहीं कर सकती। तो मेरे वालिदैन की सपोर्ट के बगैर जो है वो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे वालिद मतलब काम से आते थे, वो क्योंकि एक ड्राइवर थे, तो जब वो काम से आते थे मुझे छोड़ना, मुझे लेकर आना, और अगर मैं कहती भी थी कि मैं चली जाऊंगी अकेले, लेकिन उनको इस बात से इत्मीनान नहीं होता था, वो मुतमईन नहीं होते थे कि ये अकेली बाहर जाए या अकेला सब कुछ बाहर करे। वो खुद अपने दिल से मतलब कहते थे कि मैं आपको नहीं छोड़ के आऊँगा। मैं कहती थी कि नहीं अब्बू, आप थके हुए, आप रहने दे, मैं बस पे चली जाऊंगी या इस तरह से। लेकिन वो थके हुए आते, मुझे छोड़ के आते, 1.5 घंटे के बाद इतनी दूर से लाना होता, तो उनके लिए, उनको देख के मतलब मुझे और भी दुख होता था। और मैं कहती थी कि अगर मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही तो मेरे माँ बाप की ये मेहनत जो वो इतनी कमज़ोरी की हालत में कर रहे हैं, बुजुर्गी की हालत में कर रहे हैं। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि आप काम की फिक्र ना किया करें घर के, आपकी जगह पे मतलब वो किचन का सारा काम, और मुझे मतलब उन्होंने टोटली इस बात के लिए आज़ादी दी हुई थी कि आप पढ़ो, आप बाहर जाओ, जैसे भी आपने पढ़ना है आप पढ़ो। तो मैं समझती, और वो भी काम करती थी, बाहर भी काम करती थी, मेरे वालिद के साथ भी सपोर्ट करती थी। और जैसे कि हम 8 बहन भाई थे, तो उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की, दुआओं के, हौसले की। जब मैं नाकाम होती थी तो मेरे बाप मुझे कुछ कहते थे, वो कहते थे कोई आपके लिए इससे बेहतर खुदा ने कोई चीज रखी होगी। तो मतलब मुझे घर की तरफ से कभी प्रेशराइज, तो अच्छा मारिया, साथ साथ आप इतना अच्छी बातें कर रही हैं और इतनी अच्छा आपके बारे में सुनने को मिल रहा है, आपके घर के बारे में, आपके वालिद साहब के बारे में, आपकी वालदा, आपके घर। हमें प्लीज़ और भी बताइएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब आप जब AC असिस्टेंट कमिश्नर के बतौर जब आप ओहदे पे फाइज हो जाएंगी, क्या किरदार अदा करना चाहती हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं, क्या आपने आगे के लिए गोल सेट किए? मेरी तरह आपने कहा बड़ी परसिस्टेंट हैं अपनी गोल्स को लेकर। सो व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स मारिया? सबसे पहले तो गोल मेरा यही है कि जिस जॉब पे मैं जा रही हूँ, जिस सीट पे मैं जा रही हूँ, पहले तो उसके साथ वफादारी से काम करूँगी, क्योंकि जिस सरकार ने मुझे सिलेक्ट किया है अपने काम के लिए, उसमें अगर मैं ईमानदारी ना करूँ तो ये मेरी अपने साथ भी कमिटमेंट पूरी नहीं होती। तो पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है, पहले तो उसको मैं ईमानदारी से, होनेस्टी से करना चाहूँगी। फिर ये मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ख़ासकर अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर तालीम का मेयार बिल्कुल ही नीचे है और बहुत से लोग जो है ना, मतलब लड़के लड़कियां बुरी आदत में जो है ना फंसे हुए हैं, नशे जैसी लानत में फंसे हुए हैं, और बहुत से लोगों के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है कि वो उसको देख के समझे कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये एक छोटे घर से होने के बावजूद, एक आम लड़की होने के बावजूद लगातार मेहनत करके ये बन सकी है, तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन सकता हूँ, किसी बड़े ओहदे पे पहुँच सकता हूँ। तो मैं उन्हें चाहती हूँ कि मैं उनमें ये जुर्रत पैदा करूँ कि वो भी कोई ख्वाब देखने की जुर्रत अपने अंदर पैदा करे, कि अगर हम बड़े ख्वाब देखें तो हम उनको हासिल भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है अगर आप लगातार उसका पीछा करते, क्योंकि जो करते हैं वो भी इंसान है। ये तो हमने देखा है जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की भी है, लेकिन साथ में मारिया ये भी बताइएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा उन तमाम खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए जो कि चाहती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करना, वो भी चाहते हैं या वो भी ट्राई कर रहे हैं। आप उनके लिए आज क्या टिप्स देना चाहती हैं या क्या उनको बताना चाहती हैं कि किस तरीके से, कैसे आप अगर तैयारी करें या कैसे चलें, मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरत है, किस तरह की तैयारी ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से इस एग्जाम को पास किया जा सकता है? मैं चाहूँगा कि आप सबको आज कुछ टिप्स भी बताएं। ये तो इंसान की अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है ना। मेरी विल पावर मेरे गोल के लिए बहुत स्ट्रांग थी और मैं उसका पीछा करती थी, चाहे मुझे जॉब भी साथ में मैं कर रही थी, लेकिन मैं जॉब के फौरन बाद अपनी लाइब्रेरी चली जाती, वहाँ पे पढ़ना मतलब पढ़ने लग जाती। मैं खाने को बहुत दफ़ा मिस कर देती थी, घर में आती, घर में भी 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती, क्योंकि मेरा ख्वाब मेरी आंखों के सामने रहता था। लेकिन जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो ये है कि घर में
अच्छी स्टडी नहीं होती आप लाइब्रेरीज ज्वाइन करें, जो कि बलूचिस्तान में कोयटा जैसे शहर में बहुत कम है, लेकिन जितने लोग बड़े शहरों में रहते हैं आपके पास अच्छी लाइब्रेरीज है, वहाँ पे जाया करें। दिन का कोई टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर आप उसे हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो शुरू करते हैं लेकिन उसको आखिर तक लेकर नहीं चल सकते। तो जो कुछ जिंदगी में शुरू किया है उसे अपने कमरे में लिख के लगा दे कि मैंने ये करना है, हर रोज वो आपकी आंखों के सामने रहेगा, वो मोटिवेशन देखा करे। मैं बहुत से लोगों के इंटरव्यूज सुना करती थी, जब मैं डीमोटिवेट होने लगती तो मैं किसी CSP का निकाल के इंटरव्यू सुनती थी कि उसने कैसे किया है, तो जब मैं उसको सुनती थी तो मेरे अंदर फिर से एक जज्बा आता था कि मैंने करना है, मैंने छोड़ना नहीं है इसको। क्योंकि मारिया यहाँ पे आपको सुन के आपकी सारी बातें मुझे लग रहा है कि सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सेट करना बहुत जरूरी है, अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है, और जब आप एक डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो फिर आपको कामयाबी मिल ही जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मारिया, बहुत सारी बातें हो गई, एक बात में जरा मुझे ये बताएं कि अब्बा के बारे में बताया, सबके बारे में बताया, अम्मा और बहनों और भाइयों से कैसा रिलेशनशिप है और वो आपकी कामयाबी पर क्या कहते हैं? मेरे बहन भाई तो मतलब क्योंकि हमारे खानदान में कम्युनिटी में ही कोई नहीं है, तो खानदान में मतलब बलूचिस्तान में रहते हुए खानदान में भी ऐसी पोजीशन पे कोई नहीं है, तो जो मेरे खानदान के जितने भी लोग हैं ना, वो अब मेरे हिस्से पे भी जब उनको कोई कहता है ना कि आप मारिया की ये हैं, आप मारिया की ये है, तो ये मेरे लिए इस कदर फख्र का बाइस होता है। मेरे बहन भाई तो हम सब देख के हैरान है कि इतनी इज्जत तो हमने कभी देखी थी जितनी खुदा ने अब हमें दी है। मतलब मैं समझती हूँ मैं पास तो अपनी मेहनत से हुई हूँ, लेकिन ये जो इसके साथ इतनी इज्जत है ये उन दुआओं का अजर है जो मैं करती रही और सब्र से उसकी राह देख रही थी कि कामयाब करेगा। अच्छा, क्या वजह है? मैं बलूचिस्तान का जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था, एंड आई वाज देयर ऑन सम ऑफिशियल विजिट, तो वहाँ पर मैंने नोट किया था कि बहुत यंग बच्चियों से असिस्टेंट कमिश्नर, वो एक आई और छोटी सी एक और बनेंगी, मैं भी असिस्टेंट कमिश्नर, मैंने कहा है माशाल्लाह आप लोगों ने CS पास कर लिया है और आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर की ओहदे पर फाइज है, क्या बात है? बलूचिस्तान में ज़्यादा बच्चियाँ और बेटियाँ जो है वो CSS निकलती है, कोई ख़ास वजह है वहाँ की? कोई ऐसी चीज़ है जो और भी हम सबको और भी दीगर सूबों में बच्चियों को खाना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए, क्या वजह है? मुझे नहीं पता इस तजर्बे का, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है, कुछ गिनी है, शायद वही आपके सामने आ गई होंगी और मतलब उससे आपने एक अच्छी मोटिवेशन ली। लेकिन इनके पास हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में टैलेंट बहुत है। अगर कोई इन्हें राह दिखाने वाला हो तो यहाँ के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज, अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे टीचर्स नहीं है, जिनकी वजह से बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनमें टैलेंट और मेहनत का जज्बा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा। ये बच्चियां जो आना चाहती हैं उनको कोई तरीका समझाएंगी कि कितना आसान है, कौन से एज तक आ सकते हैं, आपने कितनी मेहनत की, कितना टाइम लगेगा CSS करने का? मेरा ख्याल है हर बच्चे का ख्वाब होता है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, तो बस ये बताइएगा कि जिन्होंने आगे आना है उनके लिए थोड़ा सा रहनुमाई। साथ में अपने वालिद साहब को क्या कहना चाहती हैं और उनके लिए जिंदगी में आप क्या करना चाहती हैं, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की उतनी मेहनत उन्होंने भी की, तो आखिर में उनके लिए भी एक पैगाम। सबसे पहले तो जो बच्चियां या बच्चे CSS करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान के लिए CSS करने की एज जो है ना वो 32 ईयर्स है और बाकी सूबों के लिए 30 ईयर्स है, और अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन होती है। तो जितने भी लोग करना चाहते हैं ना, फिर एक दफ़ा डट के इसका मुकाबला करें, फिर फेलियर से ना डरे। अगर नाकामी आती है, इस बात को अपने जहन में रखें, जितनी भी नाकामियां आ जाए, जब तक मैं इसे हासिल नहीं कर लूंगा मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। और ऐसा नहीं है, मेहनत के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा उसी को ब्लेस करता है जो अपनी मदद आप करता है। अगर आप खुद अपने साथ कमिटेड नहीं है तो आपको कोई हाथ में ला के नहीं पकड़ाएगा। वक्त और हालात उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो भाग दौड़ करते हैं, जो कोशिश करते हैं किसी गोल को हासिल करने की। अपने वालिद के लिए ये पैगाम देना चाहूंगी, अपने वालिद के लिए ये पैगाम देना चाहूंगी कि आपकी वजह से आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। तो असल असिस्टेंट कमिश्नर मैं नहीं, असल असिस्टेंट कमिश्नर तो मेरे माँ बाप है, उनकी जगह पे मैं कौम को सर्व करूंगी, लेकिन जो ओहदा, जो इज्जत मिलनी चाहिए, असल में वो आप दोनों हैं।
जिनकी वजह से मैं कामयाब हुई। बिल्कुल, आप अपने वालिदैन का फ़ख्र भी हैं, फ़ख्र भी हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच मारिया शमून साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और शो में आपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया भी तमाम बच्चियों के लिए भी, खास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो CSS करना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर आपका जो पैगाम है वो सबने यकीनी तौर पर सुना भी होगा, उस पर अमल करने की कोशिश भी वो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज डू स्टे विद अस। सबसे बड़े पाकिस्तान में शाज़िब हमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़िब अहमद के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम जिस सेगमेंट का जिक्र करने जा रहे हैं, यकीन तौर पर एक घर में खुशी लौट आई, लेकिन उससे पहले 8 साल तक बहुत गम रहा और वो बहुत परेशान रहे, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि 8 साल कबल एक शहरी घर से निकलता है जो कि साथ में ये बताया जा रहा है उनकी फैमिली की जानब से कि ज़हनी तवाज़ुन उनका कुछ ठीक नहीं है और गलती से वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुँच जाते हैं। जबकि इस पूरे अरसे में परेशान घर वाले तलाश के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं और 8 साल उनके भारत में गुजर जाते हैं, कोई खबर नहीं मिलती। साथ में 8 साल बाद बिलाखिर खुशियां लौट आई हैं, वो अपने घर आ गए हैं। लाहौर के 90 साला मोहम्मद नज़ीर अपने घर पहुंच गए। उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। शायद ने जैसे बताया आपको कि उनका ग़िज़ाई तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। किस हालात में वो उस बॉर्डर को क्रॉस कर गए उनको कुछ याद भी नहीं। 8 बरस तक वो क्या कर रहे थे, किसके पास उनकी रिहाइश थी, किसने उनको पनाह दी। 8 साल बाद जब वो पहुंचे हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं है। उनकी सेहत उनको ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं देती, इसीलिए उनके साथ इनका नाम जो है, जो साहब जिनकी वापसी हुई है अपने घर, उनका नाम है मोहम्मद नज़ीर साहब। लेकिन साथ में उनके एक फैमिली मेंबर जो कि उनके दामाद हैं, शाज़िब बताएंगे उनका नाम और वो उनकी जगह हमसे बात करेंगे। बिल्कुल, उनके दामाद मलिक अब्दुल हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा चाचा जी कहाँ से लापता हुए थे, हुआ क्या था, पूरी कहानी प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर से सुबह नाश्ता करके बाहर निकले हैं और ये घर वापस नहीं आए। हम इनको 1 माह 2 माह ढूंढते रहे हैं, लेकिन हमें इनका कोई पता नहीं चला। ऐसा 3-4 माह बाद हमने टीवी पे एक स्लाइड देखी कि जिसमें बिल्कुल इनकी मुशाबत रखते हुए एक आदमी को दिखा रहे थे कि वो अहमदपुर शर्किया नहर के अंदर से एक लाश बरामद हुई थी। और हम उधर गए जाके देखा तो वो मोहम्मद नज़ीर साहब नहीं थे, कोई और थे और उनके लवाकिन जो हैं वो आ गए और हम वापस आ गए। इसके बाद फिर अरसा तकरीबन 4 साल गुजर गया। इसके बाद हमें स्पेशल ब्रांच के एक साफ लोधी साहब हैं, इंस्पेक्टर, वो हमारे पास आए कि उन्होंने आके बताया कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो इंडिया अमृतसर जेल में हैं। अच्छा। और उन्होंने हमसे इनके मुतल्लक सारी मालूमात ली और हमने महल्लेदारों के एफिडेविट उनको दिए और हमने इनके घर की जो ये घर के मालिक हैं उसकी रजिस्ट्री की कापी दी और हमने अपनी सारी फैमिली के शनाख्ती कार्ड दिए। और फिर उन्होंने कहा ये हम केस जो है बजरिया एम्बेसी ये इंडिया में ले जाएंगे। उनसे हमारा चाचा ने कुछ आपके साथ शेयर किया, कुछ आपको बताया कि भारत में 8 साल जो उनका वक्त गुजरा वो कैसा गुजरा, वहां पर क्या हुआ, कुछ बातें उन्होंने अगर आपको बताई हो तो वो आप बता सकते हैं? वो जिस वक्त ये यहाँ से गए थे ना तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हेल्थी थे, लेकिन अब वो ना तो चल फिर सकते हैं
और उनके सुनने की जो सलाहियत है वो भी ख़त्म हो गई है और आंखों की बनाई भी जाती रही है। तो अब बिल्कुल उस वक़्त इनकी ज़हनी तवाज़ुन भी बिल्कुल ठीक था, तो अब तो वो बिल्कुल जो है ना वो कि इस काबिल नहीं है कि वो हमें कोई बातें बताएं। बस इतना कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने मारा, मुझे इधर दर्द होती है, इधर दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, बस ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, क्या चाचा जी को याद भी है कुछ कि वो 8 साल बाद वापस आए हैं, या वापस आने के बाद अपने बच्चों में से किसी को पहचाना उन्होंने? नहीं, अभी तक किसी को नहीं पहचाना। अल्लाह, यानी कि 8 साल में उनका, आपने कहा जिस तरह कि 8 साल पहले बिल्कुल ठीक थे, हशाश बचाश थे, बिल्कुल उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था, और जब ये 8 साल बाद आए हैं तो इनका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, इनकी जिस्म में भी जगह जगह दर्द है। एक ही चीज़ वो बार बार दोहराते हैं कि जिस्म में बड़ी जगह दर्द है, उन्होंने मुझे मारा। ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन उनको घर आने का कोई सुकून मिला? कोई उन्होंने जज्बा आपसे शेयर किए कि हाँ अब मैं घर आ गया हूँ? उनको कुछ भी, घर आप लोगों का तब्दील तो नहीं हुआ 8 साल में? किसी को जी, जब हम ईदी वालों के सेंटर में थे ना, तो उस वक्त ये कह रहे थे ये कोठी मैंने बनवाई हुई है और मैं, ये सांदा ही है सब्जा, वो उधर थे ग्रीन टाउन में, लेकिन वो कई यही कह रहे थे कि यही मेरा घर है और इधर ही मैं रहता था। बिल्कुल सही। जब वालिद साहब गए थे नाश्ता करके, जैसे कि आपने अभी बताया कि जब वालिद साहब नाश्ता करके गए तो वापस नहीं आए 8 साल पहले, जब आप लोगों को पता चला कि वालिद साहब नहीं लौटे हैं, उस वक्त क्या हालत थी? किसने ढूंढा? क्या परेशानी हुई? क्या उस वक्त जो है आप लोगों की कैफियत थी? जी। हमने हमारी कैफियत ये थी कि हमने बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ इनके जो तल्लक थे ना कसूर में, या जहाँ जहाँ ये मेलों पे जाते थे, मेलों के जाने पे इनको बहुत शौक़ था और हमने हर जगह ढूंढा। उसके बाद हमने थाना इस्लामपुरा में इनकी रिपोर्ट लिखाई। अच्छा, और साथ में जब आपको ये इत्ला मिली कि चाचा ईदी सेंटर में है, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? आपको यकीन आ रहा था कि चाचा वाकई वापस आ गए? आपकी बीवी? हाँ। ये हुआ यूं है कि ये रात को ना स्लाइड चली थी अपना सिटी 42 पे 9 PM 5 पे, रात को 9:05 पे एक से चली है हेडलाइन। उधर से हमें महल्लेदारों ने बताया कि हमने तो नहीं देखा, महल्लेदारों ने जिस वक्त हमें बताया कि जी आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी स्लाइड चल रही है, तो फिर फ़ौरन हमने ये नेट निकाला, नेट से गूगल से हमने वो न्यूज़ ली। वो जिस वक्त हमने देखा तो हमने फ़ौरन फिर जो स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर थे ना, उस साहब लोधी साहब, उनसे रब्ता किया। जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा का तो ऑपरेशन है, बहरहाल मैं आपको थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। लेकिन वो 40 पे ऊपर नंबर था 115 एम्बुलेंस का, जो रेंजर वालों ने जब ईदी वालों को हैंड ओवर किया है। अच्छा, तो वो अच्छा मलिक फिर हमसे रब्ता किया, उन्होंने फिर हमसे बताएं फिर। हाँ, वो ईदी वालों ने हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी मोहम्मद नज़ीर वाल्द फतेह मोहम्मद ये हमारे पास है। हाँ जी। उन्होंने फिर इनकी निशानियाँ पूछी, वो सारी निशानियाँ हमने बताई, तो उन्होंने कहा जी हम इस वक्त हमारे पास हैं, तो आप आके इनको ले जाएं। तो जो उन्होंने हमसे उधर जाके रिसीविंग ली और हम लेके घर आ गए। इस वक्त हम माशाल्लाह सारे घर वाले बहुत खुश हैं और ये भी उनकी भी सेहत अच्छी रही है, इसकी दुआ दारू कर रहे हैं।
अच्छा मलिक साहब, एक बात बताइए कि आपके जो ससुर हैं उनसे कोई रिश्ता इसके अलावा भी आपका है, कोई खानदान से आपके हैं या सिर्फ आपके ससुर हैं? और क्या कैफियत थी, लेने कौन गया था? अच्छा, रिश्तेदारी कोई नहीं है, लेकिन आपका रिश्ता कैसा है आपके ससुर से? आप लेने गए थे, तो जब आपने देखा इतने 8 बरस बाद अपने, तो क्या आपकी हालत थी जब आपने वो इनको आदमी देखा? श्योर बात है, जब वो आदमी, लाजमी बात है कि वो दिल बर्दाश्त तो आदमी हो ही जाता है ना। फिर उनका बेटा भी मेरे साथ था, अल्लाह, इनके बेटा भी मेरे साथ था, हम दोनों आदमी लेने गए हैं और जाके देखा है। लेकिन हमारे जज्बात तो हम अब बता नहीं सकते, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है, ये मलिक नज़ीर साहब को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन लेने आया है, कौन नहीं लेना। वो मास वाए हमें गले के लगाने के, हमने तो गले लगाया, लेकिन उन्होंने तो गालियां देनी शुरू कर दी कि भाई मुझे लेटने दो, मैं थका हुआ हूँ। ये इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं ज़रा कि इनके जिस्म को टच करूँगा और इनको कितनी तकलीफ होगी, ये अंदाज़ा ज़रा आप खुद कर लें। ये मैं मलिक साहब से बात कर रहा हूँ, ये देखना ये कैसे बात करते हैं। मलिक साहब ऐसे थानू किन्ने मारिया सी हैं? ऐसे किन्ने मारिया है? इंडिया च किन्ने मारिया सी? मलिक साहब बोलो, इधर भी दर्द हुंदी है? तुमने मारिया, तुमने एक ने मारा मुगा, दूजा ने मारी लत, बिच लत चली गई। ते इंडिया जेल ही तुहानू किवें रखिया साने? उत्थे भी तशद्दद करते रहने, मारते रहने? नहीं जी, मारिया बनो उथे ही, इत्थे नहीं मारिया गए, उथे ही मार दिया। ये आपने सब सुना है कि जहाँ जहाँ मारा हुआ है, उनका दर्द हम महसूस कर सकते हैं जिस तरीके से वो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। मलिक साहब, इनका मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ है वापस आने के बाद? जी हम इनकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और बाकायदा चीज है, इनको जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे इंजरियां भी आई हैं। बस वो तो अब तकरीबन मैक्सिमम वो इन्होंने इनकी पसलियाँ वगैरह टूटी हुई हैं, तो ये जब दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन अरसा 8 साल हो गया है कि लाजमी बात है इस वक्त निशान तो नहीं है, लेकिन वो जो अंदर की तकलीफ है वो अंदर से डैमेज है, अंदर से डैमेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर जो पूरी कहानी है, ये 8 साल का जो अरसा है वो बहुत अफसोसनाक है जो उनके साथ भारत में हुआ, और जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, और वो खुद भी बता रहे मोहम्मद नज़ीर साहब के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लातें मारी गई, और अगर उनकी पसली फ्रैक्चर भी है इसका मतलब है कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया जेल के अंदर। किस अजियत से वो गुजरे इन 8 सालों में, वो कहानी तो आप लोगों ने जानी, लेकिन साथ में खुशी की बात यह है कि वो लौट आए हैं अपने घर वापस, और तमाम घर वाले बहुत खुश हैं इस पर, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उनकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं कि मोहम्मद नज़ीर साहब की सेहत जल्द से जल्द बेहतर हो सके। आमीन आमीन। हम सब की तरफ से ढेरों दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि वही वाली बात है ना, माँ बाप शजर घना शजर होते हैं, चाहे वो पलंग पर भी हो, लेकिन वो उनका होना अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। तो समझिए अल्लाह ने आप लोग के घर दोबारा से प्रोटेक्शन भेज दी, और आप लोग ख्याल रखें इनका, नज़र रखें इन पर, कहीं ना जाएं, आंखों का तारा बना के रखें। अब ये तो तकलीफ़ है, ऑब्वियसली ये दर्द है और एक अंदर का एक दुख है जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें और भी होती हैं, नींद भी कहाँ आती होगी, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। बात अगर हम एक नॉर्मल इंसान की करें शाहज़ेब, जहाँ आप काम भी करते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सोने में दुश्वारी होती है, आप सही सो नहीं पाते हैं, आपको चैलेंजेस होते हैं, उसकी कई वजूहात होती हैं। दुनिया में
करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बेचैनी होती है, वो सो नहीं पाते, सुकून की नींद नहीं मिलती माया, और ये प्रॉब्लम अक्सर हो भी जाती है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे होता है, कभी कभार हमें भी सही नींद नहीं आ रही होती, हम परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और सही पोजीशन की तलाश में हम जो है वो अपना बहुत सा वक्त गुजार देते हैं, लेकिन हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती। और वो करवटें बदलना वो एक और होता है, वो आपकी कसम वो वाला सिनेरियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाकई जो है ना वो इतना ज्यादा माइंड ना ओवरवर्क्ड होता है कभी कभी कि मल्टीपल बॉक्सेस के अंदर जो टास्क चल रही होती है, ये भी करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात भी आते हैं ना रात को। हम सारी पूरे दिन में जो हमारे साथ हुआ होता है, उसके अलावा जो हम कल करने जा रहे हैं, जो आगे होने जा रहा है, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ अपने गोल्स भी हैं, वो तमाम चीजें ज़हन में चल रही होती हैं और बस एक चीज नहीं आ रही होती ज़हन में, या कह लें कि आपको नहीं आ रही होती, वो नींद है। वो नींद है। और कभी-कभी आपने नोट किया है कि आप सो के उठते हैं शायद आपको लगता है कि आप एक्चुअली सो नहीं रहे थे, आप कोई काम ही कर रहे थे, आप उसी काम की कैफियत में उठते हैं, आप उसी जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उठते हैं। और ये बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है आपके मेरे हम हर इंसान के साथ होती हैं, जब तक कोई एक्सपर्ट आके हमें नहीं बताता तो हमारी आंखें नहीं खुलती, जो कि आंखें बंद करने में प्रॉब्लम होती है। वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से नींद में खलल आता है या नींद का खलल का बायस बनती हैं, तो इसी पर बात करने के लिए और पुरसकून नींद चाहने के लिए हमने किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उबैद खानजादा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम ये जिक्र कर रहे हैं, दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं, नींद सही से नहीं आती, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बेचैनी का शिकार होना, नींद सही से ना आना, ये इतनी प्रॉब्लमेटिक जो बन जाती है, इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, हमारी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर जो नींद नहीं आती है, इसको हम कहते हैं इंसोम्निया। अब ये दो तरीके से होती है, एक एक्यूट होता है, एक हाँ इंसोम्निया, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट कुछ दिनों की कहानी है, 10 दिन से, 15 दिन से, 12 दिन से, एक हफ्ते से नींद नहीं आ रही। इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई स्ट्रेस हो गया, सीजनल चेंजेस, कुछ लोगों को सर्दियों से गर्मियों में, गर्मियों से सर्दियों में जब इंटर होते हैं, जब वेदर चेंज होता है तो नींद नहीं आती। बहुत से लोगों को गर्मियों में नींद नहीं आती क्योंकि रातें बहुत छोटी हो जाती हैं। आप 11-12 बजे काम से फारिग होते हैं, सुबह 5 बजे फजर हो जाती है, बल्कि 4:30 बजे अज़ानें शुरू हो जाती हैं। रमजानों की मिसाल ले लें आप, सहरी तक पूरा जागते हैं। कराची में बहुत से लोग सहरी तक जागते हैं, सहरी करके सोते हैं, क्योंकि 4 बजे गर्मियों के रोजे होते हैं, 4-4:30 बजे सहरी करते हैं। तीसरी चीज जेट लैग, वो लोग जो कि अमेरिका कनाडा से आते हैं, अब यहाँ पर सुबह होती है तो अमेरिका कनाडा के अंदर रात होती है, जब वहाँ पर रात होती है तो यहाँ पर सुबह होती है। तो जब वो पाकिस्तान आते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, जगह तब्दील होती है, तो उनको नींद नहीं आती इसकी वजह से कि भाई वो जगह चेंज हुई है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, उसमें नींद आती है। अब यही मसला अगर महीनों तक चले जाए, 1 महीने से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा हो जाए, तो फिर ये क्रोनिक होता है। अब इसको ट्रीट करना होता है। अब मतलब यानी कोई ना कोई पीछे मर गई, यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे कैंसर होता है, किसी को डिप्रेशन, सबसे मेन इसको कॉज जो होता है, अगर क्रोनिक इंसोम्निया हो रहा है, किसी को मुस्तकिल मसला हो रहा है सोने का, अब महीनों से ज्यादा कहानी हो गई, वो सो नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो सोने की बात हो रही है, हम बात करेंगे रात की नींद की बात कर रहे थे। अक्सर बेशतर लोग सुबह की नींद की बात करते हैं, सुबह की नींद नहीं, रात की नींद, रात की नींद, रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है। नींद तो रात की होती है, बेशक अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर ये बताइएगा कि पुरसकून नींद के लिए फिर करना क्या चाहिए, खास तौर पर ये बताइएगा। और साथ में मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, अक्सर ये एग्जांपल्स ही मिलती हैं कि किसी को कंटिन्यूस नींद नहीं मिल रही होती, कि वो 2 घंटे सोते हैं, फिर जागते हैं, फिर 1 घंटा सोते हैं, फिर जागते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं। ये टूट फूट का शिकार नींद, इसकी खास वजह क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले मसला क्या होता है कि आपका बेड टाइम, जो आपका बिस्तर है, आपको बिस्तर पे जब जाना है, जब आपको सोना है। अब हमारे साथ मसला क्या होता है, हम बिस्तर पे जा रहे हैं, दुनिया भर के मामला बिस्तर के ऊपर तय कर रहे हैं, सारे घर की बातें बिस्तर के ऊपर हो रही है, मोबाइल यूज करते हैं, पूरे दिन के व्हाट्सएप की वीडियो बिस्तर के ऊपर जाके देख रहे हैं, बिस्तर के ऊपर हम लैपटॉप ले जाते हैं, लैपटॉप जाके यूज कर रहे हैं, बिस्तर के ऊपर जाके हम टीवी देख रहे हैं, घर वालों से बात करनी है, घर वालों को टाइम देना है, बिस्तर के ऊपर जाके, यानी कि बेड टाइम, बेड के ऊपर आपको जब जाना है, जब आपको सोना है। दूसरी बात कि आपको सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले खाना खाना है, रात का 3 घंटे पहले। अब लोग क्या करते हैं, 11 बजे रात का खाना खाया, 12 बजे बिस्तर पर चले गए, तो ये तो उल्टा नुकसान हो गया खाना आपके लिए। खाना अल्लाह पाक ने बनाया, ये नहीं ठीक होते, ये आदतें बहुत खराब हो जाती हैं। वेरी ट्रू। तो रात को 11 बजे खाना और 12 बजे बिस्तर। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि वो मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर वो मेलेटोनिन के वो आपको नींद प्रोड्यूस करता है। अब मसला सारा ये कि एक आपने नाम सुना, बनाना टी।
बनाना टी का नाम दो। बनाना टी क्या होती है, जिस तरह वो उसमें पत्ती वत्ती नहीं डलती जैसे आम चाय होती है, दूध वगैरह, वो चीज नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, एक बॉल के अंदर पानी बॉईल करें, ठीक है, और उसके अंदर बनाना डाल दें, ठीक है, बनाना और पानी दोनों साथ बॉईल होंगे। अब जब वो बॉईल हो गए तो आपको करना एक कप के अंदर उसको छन्नी होती है, छन्नी जैसे हम लेते हैं, मैं तो उसको छन्नी कहता हूँ, आप लोग क्या बोलेंगे उसको मुझे नहीं पता। तो वो पानी के अंदर जब बिल्कुल, तो उससे क्या होगा कि वो आप बनाना टी आपको मिलेगी। सोने से 1 घंटे पहले पीनी है बनाना टी, जिनके साथ नींद के प्रॉब्लम थे, और आप खुद देखें इससे काफी अब नींद का मसला हल हो जाता है, क्योंकि वो बनाना के अंदर मेलेटोनिन होते हैं, मेलेटोनिन। चौथी बात ये कि आपको वॉक सोने से तकरीबन 1 घंटे पहले वॉक करना है, वॉक बहुत जरूरी है। और जब हम वॉक करते हैं तो वॉक का एडवांटेज, अच्छा हाँ, वॉक का मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ कि हमारी जब हम वॉक करते हैं ना, तो वॉक से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर से 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, केमिकल, एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन। ठीक, एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन, एक का काम क्या होता है कि आपका डिप्रेशन कम करता है कुदरती तौर पे, एक का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितना भी दर्द होता है उसको वो कम करते हैं। तो जब भी तो कहते हैं कि हरकत में बरकत है, वो क्यों कहा गया, जब भी कहा गया। और चौथी आखिरी चीज ये है कि सोने से पहले कम से कम आपको वो, हमारे यहाँ पर तो स्विमिंग का इतना रिवाज नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में लोग स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग पूल पे जाकर शावर लेते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो है बनाना ट्री के बारे में बताया। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई बनाना ट्री टुडे फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, कि उसको आप बॉईल करें, आप उसमें बनाना डालें, और जब वो एक जो है आधा कप या उसका जो डबल हाफ रह जाए तो उसके बाद आप उसको छान, अगर आपको नींद में दुश्वारी है तो वो दूर हो सकती है, और वो आप बिल्कुल करें। और प्लीज बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, 3 घंटे पहले आप खाना खाएं, जरूर वॉक करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, मेलेटोनियम बाहर से मत लें, यानी कि आप जो बॉडी के अंदर बन रहा है नेचुरली आप उसको आर्टिफिशियली ले रहे हैं, वो आपके नुकसानदेह है। बहुत सी रिसर्चेस ये भी साबित करती हैं शाहजेब के, क्योंकि मोबाइल फोन यूज करने से उसकी रोशनी आपकी आंखों में जाती है और वो ब्रेन को ये मैसेज देती है कि इट्स स्टिल डे, अभी तक दिन चल रहा है। और हर काम बेड पे बैठ के ना करें, लैपटॉप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं, सब कुछ वहीं पे चल रहा है। सिर्फ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर उबैद भी, कि आप सिर्फ सोने के वक्त, जब सोना हो, जिसको हम बेड टाइम कहते हैं, तब अपने बिस्तर पर जाएं। बिल्कुल, लेकिन अभी मत जाएं, दिन का आगाज है और ऑब्वियसली 92 न्यूज भी आपके साथ है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जुमेरात का दिन है, अपनी इबादत में हमें जरूर याद रखिएगा। शब जुमा के बढ़ते लम्हात में ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको पुरसुकून नींद अता करे। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।